हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का क्या नाम है? प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और देखो मेरे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, ओलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, ओलो स्फीयर हो सकता है या सॉलिड स्फीयर हो सकता है। जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा ना वो क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, ओलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, ओलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। मान लो ये इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड, ठीक है। ये क्या है, रफ इंक्लाइंड, और इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड दिस रफ इंक्लाइंड वो म्यू गिवन है, ठीक है। और मेरे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है इनमें से, रिंग हो सकती है, डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रेडियस r है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है ICM, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और मैंने ऐसा पाया कि ये ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा नीचे, ठीक है। मतलब इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की प्योर रोलिंग होगी इस रफ इंक्लाइंड पे, ठीक है। प्योर रोलिंग ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड, ऐसा मैंने पाया, ठीक है। मतलब कोई स्लिपिंग नहीं है बिटवीन ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड दिस रफ इंक्लाइंड, नो स्लिपिंग। मतलब ये प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो देखो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे जब मेरा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा और प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो देखो जो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन मान लो कितना होगा, ACM, ठीक है। और देखो ये प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगा, ठीक है। और मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसका अल्फा, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, mg कोस थीटा और ये mg साइन थीटा, ठीक है। और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1 जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होगा और वो किसके बराबर होगा, mg कोस थीटा के बराबर, ठीक है। तो अब देखो
ये जो मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है कोई भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, ओलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ओलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। मैंने रेस्ट से रिलीज किया t = 0 पे, ठीक है, और मैंने ऐसा पाया कि ये प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी कर रहा है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो इसको टॉर्क भी मिलना चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिलना चाहिए। mg sin थीटा का कोई टॉर्क नहीं आएगा, mg cos थीटा का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, n1 नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, और इसको टॉर्क मिलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसको टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन t = 0 पे भी एक्ट करेगा, ये ध्यान रहे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे अप द इंक्लाइंड, ठीक है, जो कि इसको नेसेसरी रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ACM एक्सेलरेशन से, और अगर मैं चीटी बनकर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊं तो मुझे इसका रोटेशनल मोशन नजर आएगा, ठीक है। तो ये CTRM है इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, ये कौन सा मोशन है? CTRM, कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन, ठीक है, और प्योर रोलिंग कर रहा है ये। तो अब देखो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड वो कितना आया? mg sin थीटा माइनस स्मॉल f, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। और देखो अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस पे नेट टॉर्क आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? F स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कितना आएगा? F इंटू में R, स्मॉल f इंटू में R, ये किसके बराबर होगा? ICM इंटू में अल्फा, ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। और देखो ये प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब ACM R अल्फा के बराबर भी होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मान लो एट t = t इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो होगी VCM, ठीक है, और t = t इंस्टेंट पे मतलब इस पोजीशन पे अबाउट सेंटर ऑफ मास से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर वेलोसिटी होगी मान लो ओमेगा, ठीक है, प्योर रोलिंग करता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब VCM R ओमेगा के भी बराबर होगा, सही बात है। तो अब देखो अल्फा की वैल्यू ACM/R यहां पे पुट कर दो, ठीक है, ACM / R, सही है। तो अब देखो यहां पे दो अननोन हैं और दो ही इक्वेशन है। दो अननोन कौन से हैं? ACM और स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन, दो अननोन है और दो ही इक्वेशन है। तो इनको आप सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगा? ACM की वैल्यू या सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू वो मिलेगी mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस ICM डिवाइडेड बाय R², ये मिलेगी, ठीक है। और देखो मान लो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास वो होगी k, तो ICM m² के बराबर होगा। k क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
तो ICM किसके बराबर आ गया, m के स्क्वायर के बराबर। तो अब देखो ICM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, ICM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, m के स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और यहां पे ऐसा करो, नीचे m को कॉमन ले लो, तो यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे m हो जाएगा। नीचे मैंने m को कॉमन ले लिया तो m से m कैंसल, ठीक है। तो ACM की वैल्यू आ गई g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ICM डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर। ICM बाय r स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो ICM डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन ACM की वैल्यू वो क्या आ गई, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ICM डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आई, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, या k बाय r का स्क्वायर। ये आ गई ACM की वैल्यू, ठीक है। और देखो ACM r अल्फा के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ACM डिवाइडेड बाय r, तो g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू में 1 प्लस k डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये आ गई अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ACM की वैल्यू निकल गई, अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है। तो देखो यहां से स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन वो किसके बराबर आएगा, ICM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये r यहां पे आ जाएगा ना, तो ICM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू में ACM के बराबर। ACM की वैल्यू वो कितनी आई थी, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस ICM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये आई थी, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो ICM ऊपर है ना, इसको नीचे ले आओ, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM इंटू में ICM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 हो गया, प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM, ठीक है। तो ये आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM। mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय ICM की वैल्यू क्या आएगी, r बाय k का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकल गई और ACM की वैल्यू भी निकल गई, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की, और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकल गई। तीनों की वैल्यू निकल गई और इन तीनों की वैल्यू चाहिए थी, तो अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं। ध्यान रहे कि क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो ACM की वैल्यू क्या आई, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k बाय r का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आई ACM की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या आई, ACM डिवाइडेड बाय r, मतलब g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू में 1 प्लस k बाय r का स्क्वायर, ठीक है। ये आई अल्फा की वैल्यू, ये ACM की वैल्यू, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आई, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन
इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय के का स्क्वायर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, एसीएम निकल गया, अल्फा निकल गया, स्टैटिक फ्रिक्शन निकल गया। और देखो ये प्योर रोलिंग कर रहा है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और अप द इंक्लाइंड आएगा और इतना आएगा। सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड इतना आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अबाउट सेंटर ऑफ मास इतना आएगा। ठीक है, और प्योर रोलिंग कर रहा है तो ए सी एम आर अल्फा के बराबर होना ही है और वी सी एम आर ओमेगा के बराबर भी होना है। टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सी एम और अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होना है क्योंकि प्योर रोलिंग है ना इस रफ इंक्लाइंड पे। तो अब देखो मेरे पास वेरियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2 और 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर, 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, वेरियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हैं। तो इसको थोड़ी आगे लिख लेता हूं, इसको पीछे। तो 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं। मैं अब एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं। तो देखो यहां पे तो होगा मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीओ का मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई भी हो सकता है। और फिर उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आईसीएम। ठीक है, और फिर के स्क्वायर। ठीक है, और फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर एसीएम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो मैं ये लिस्ट बनाने जा रहा हूं। सबसे पहला सर्कुलर ऑब्जेक्ट है रिंग या होलो सिलेंडर। ठीक है, रिंग या होलो सिलेंडर। और फिर है होलो स्फीयर। ठीक है, और फिर है डिस्क या सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, और लास्ट में है सॉलिड स्फीयर। तो देखो रिंग या होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आईसीएम वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर। होलो स्फीयर का कितना होता है, 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ये कितना होता है, 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आईसीएम डिवाइडेड बाय एम, आईसीएम डिवाइडेड बाय एम, आर स्क्वायर आ गई, आईसीएम डिवाइडेड बाय एम।
2/3 आर स्क्वायर आ गई। ICM डिवाइडेड बाय m आर स्क्वायर बाय 2, ICM डिवाइडेड बाय m 2/5 आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1, 2/3, 1/2 और 2/5। ठीक है, मतलब रिंग या होलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, होलो स्फीयर के लिए 2/3, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आया है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, के बाय आर का स्क्वायर एक तरह से क्या है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो रिंग या होलो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो क्या आएगा, बस यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या पुट कर दो 1, तो 1 + 1 2, तो ये आ गया g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, होलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, के बाय आर का होल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो 2/3, तो 1 + 2/3, 3 एकम 3 + 2 5/3। ठीक है, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 3/5 g sin थीटा। ठीक है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, यहाँ पे के बाय आर का होल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो 1/2, तो 1 + 1/2 3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, तो ये आ गया 2g sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM वो क्या आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2/5 पुट कर दो, तो 1 + 2/5, 5 + 2 7/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5g sin थीटा डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 5/7 g sin थीटा। ठीक है, और अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ बाय रफ इंक्लाइंड अप द इंक्लाइंड ऑन सर्कुलर ऑब्जेक्ट फॉर रिंग या होलो सिलेंडर के लिए वो क्या हो जाएगी। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है रिंग या होलो सिलेंडर के लिए, और यहां पे क्या पुट करना ये ध्यान रहे, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 2, तो ये आ गई mg sin थीटा बाय 2। ठीक है, होलो स्फीयर के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू है, चाहिए किसकी है आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की, वो हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो 1 + 3/2, 2 + 3 5/2। ठीक है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 5, 2mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, तो 2 यहां पे पुट कर दो, 1 + 2 3। ठीक है, तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 3, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। सॉलिड स्फीयर के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू 5/2 यहां पे पुट कर दो, तो 1 + 5/2, 2 + 5 7/2, 2 ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गई 2mg sin थीटा बाय 7, 2mg
साइन थीटा बाय 7, ये सॉलिड स्फीयर के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2 mg साइन थीटा बाय 7। ठीक है, तो अब देखो इन सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, रिंग या होलो सिलेंडर का, देख सकते हो। ठीक है, सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू दी आई है फॉर वेरियस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। इनमें से सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, सॉलिड स्फीयर के लिए। इन चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 5g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 7, और सबसे कम क्या है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है। ठीक है, और देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई है फॉर वेरियस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए है, रिंग या होलो सिलेंडर के लिए। देख सकते हो mg साइन थीटा बाय 2 इन चारों में सबसे ज्यादा है, और 2 mg साइन थीटा बाय 7 इन चारों में सबसे कम है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है। ठीक है, तो अब देखो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स प्योर रोलिंग करेंगे, ऐसा गिवन है। ठीक है, ये ध्यान रखो, ऐसा पहले से गिवन है, प्योर रोलिंग करेंगे। प्योर रोलिंग की कंडीशन भी फाइंड आउट करेंगे थोड़ी देर में। तो देखो रिंग, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, कितने सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मैं इसी रफ इंक्लाइंड से साइमल्टेनियसली रेस्ट रिलीज करूंगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा बॉटम पे, जिसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, जिसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। रिंग या होलो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम है लेकिन सबसे कम है, जी साइन थीटा बाय 2। तो बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा प्योर रोलिंग करते हुए, सॉलिड स्फीयर, और लास्ट में रिंग और होलो सिलेंडर पहुंचेंगे। तो मतलब इफ ऑल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म प्योर रोलिंग, तो बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। और लास्ट में कौन पहुंचेंगे, साथ साथ रिंग और होलो सिलेंडर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर रीचेज फर्स्ट एंड रिंग कोमा होलो सिलेंडर रीचेज लास्ट। ठीक है, मतलब अगर मान लो 6 के 6 सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को मैं यहां से रेस्ट से रिलीज करता हूं, ठीक है, इसे इंक्लाइंड पे से साइमल्टेनियसली, और ऐसा गिवन है 6 के 6 सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स प्योर रोलिंग करेंगे डाउन द इंक्लाइंड। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, और लास्ट में इकट्ठे कौन आएंगे, रिंग और होलो सिलेंडर। ठीक है, तो अब देखो एक और चीज है यहां पे, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की। मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। वो कैसे, प्योर रोलिंग में यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो कैसे, देखो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, सही बात है। और देखो जो पावर डिलीवर्ड आएगी बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सी पावर डिलीवर्ड,
ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड, ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या आएगी नेगेटिव। कहां से? फोर्स डॉट वेलोसिटी से, ठीक है। और कितनी आएगी? नेगेटिव कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे और वेलोसिटी ऐसे, तो cos 180 -1 फोर्स डॉट वेलोसिटी से, तो माइनस साइन। और कितनी आएगी? F इंटू में VCM, सही बात है। और जो रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कितनी आएगी? फ्रॉम टॉर्क डॉट ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो cos 01 मतलब पॉजिटिव। और कितनी आएगी? टॉर्क डॉट ओमेगा, मतलब टॉर्क कितना? स्मॉल f इंटू मार, और ओमेगा, ओमेगा यहां से कितनी आएगी? VCM बाय R, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया, तो देख सकते हो ये कितनी आई? प्लस F VCM। तो देखो ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव आई माइनस F VCM, रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव आई, तो टोटल या नेट पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगी? 0। स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड वो क्या आ जाएगी? 0। जितना पॉजिटिव रोटेशनल पावर डिलीवर्ड है उतनी ही नेगेटिव ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो टोटल पावर डिलीवर्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आएगी? 0। नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन 0 आएगा, तो वर्क डन किसका आएगा? केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल पावर डिलीवर्ड 0, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल वर्क डन कितना आएगा? 0। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में स्टैटिक फ्रिक्शन जितना नेगेटिव ट्रांजेशनल वर्क डन करेगा ना, उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन करेगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल वर्क डन 0 आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन का तो वर्क डन ऑलरेडी 0। तो बचा किसका केवल वर्क डन? mg ग्रेविटेशनल फोर्स का, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो केवल mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आएगा, और वो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी प्योर रोलिंग में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब मान लो ये जो हाइट है ये h है, ठीक है। तो मैं यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज कर सकता हूं, इन सब की बजाय केवल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूं यहां से यहां तक। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है, सही बात है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है। तो यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जब आप यूज करोगे तो क्या आएगा? डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगी? mgh इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इंक्रीज इन ट्रांजेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvcm स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये VCM/R यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो V स्क्वायर CM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो एक तरह से आप ऐसा कर सकते हो, इसका यूज नहीं करना, केवल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी इस पोजीशन पे इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। H का पता, G का पता, M का पता,
आर का पता, आईसीएम का पता, तो वीसीएम फाइंड आउट कर सकते हो ना। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट की इन प्योर रोलिंग, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क डन आएगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो जीरो आएगा। नॉर्मल रिएक्शन का ऑलरेडी वर्क डन जीरो, तो बचा किसका वर्क डन, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का, और वो कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है और रहेगी भी। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो केवल। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो अब देखो प्योर रोलिंग की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। प्योर रोलिंग कंडीशन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ये आया था ना, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय k का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में mg कोस थीटा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आया, mg से mg कैंसल। ठीक है, तो क्या आया, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय के स्क्वायर। ठीक है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू इंटू में 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर, यहीं से 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही प्योर रोलिंग की कंडीशन है। ये दोनों ही क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन। इसको अच्छे से लिख लेता हूं, ये क्या है, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर है ये। ठीक है, 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर, और थीटा यहीं से थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू इंटू में 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर है, ये ध्यान रहे, 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट लगाओ, थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू में टेन इनवर्स किसका, म्यू इंटू में 1 प्लस r बाय के का स्क्वायर। यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो ये दोनों क्या है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के प्योर रोलिंग की कंडीशन। ठीक है, तो अब देखो रिंग या होलो सिलेंडर के लिए, रिंग या होलो सिलेंडर के लिए क्या आएगी प्योर रोलिंग की कंडीशन। रिंग या होलो सिलेंडर के लिए देखो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर की वैल्यू, या आर बाय के का स्क्वायर की वैल्यू, वो क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2, और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू
tan इनवर्स 2 म्यू, ठीक है। ये रिंग या ओलो सिलेंडर के लिए है, प्योर रोलिंग की कंडीशन। म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा बाय 2 या थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 2 म्यू। अब देखो ओलो स्फीयर के लिए क्या आएगी प्योर रोलिंग की कंडीशन, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओलो स्फीयर के लिए देखो आर स्केयर बाय के स्केयर की वैल्यू क्या आएगी 2/3, सॉरी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि के स्केयर बाय आर स्केयर की वैल्यू है ना 2/3, तो आर स्केयर बाय के स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 फॉर ओलो स्फीयर। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5/2, 2 ऊपर पहुंच गया, तो 2 tan थीटा बाय में 5, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 5, और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, देखो ओलो स्फीयर के लिए आर स्केयर बाय के स्केयर की वैल्यू क्या आई 3/2, 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2, 2 प्लस 3 5/2, तो थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 5/2 म्यू, ठीक है। अब डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आएगी, तो देखो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्केयर बाय आर स्केयर की वैल्यू 1/2 है, तो आर स्केयर बाय के स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 1 प्लस 2 3, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2 कितना आया 3, तो tan इनवर्स 3 म्यू, ठीक है। और अब बात बची सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के लिए प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आएगी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, देखो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्केयर बाय आर स्केयर की वैल्यू 2/5, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आर स्केयर बाय के स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, तो 1 प्लस 5/2 कितना आएगा 1 प्लस 5/2, 2 प्लस 5 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, तो देखो 1 प्लस 5/2 कितना आया था 2 प्लस 5 7/2, तो थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 7 म्यू बाय 2, tan इनवर्स 7 म्यू बाय 2, ठीक है। तो देखो अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, केवल इंडिविजुअल, सबसे पहले करता हूं रिंग या होलो सिलेंडर की। अगर रिंग या होलो सिलेंडर कुछ भी ले लो, अगर उसको प्योर रोलिंग करनी है इस रफ इंक्लाइंड पे डाउन इंक्लाइंड, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो tan थीटा बाय 2 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। या ये एंगल थीटा tan इनवर्स 2 म्यू के बराबर या उससे कम होना चाहिए। और अब देखो इंडिविजुअल ओलो स्फीयर के लिए प्योर रोलिंग की बात करता हूं, तो अगर ओलो स्फीयर को प्योर रोलिंग करनी है इस रफ इंक्लाइंड पे, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको
2/5 tan थीटा के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, या एंगल थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 5 μ/2। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की बात करता हूं, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, अगर इनको प्योर रोलिंग करनी है तो कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan θ/3, या ये एंगल थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 3 μ। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं, केवल सॉलिड स्फीयर को अगर प्योर रोलिंग करनी है तो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan θ/7, या दिस एंगल थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स 7 μ/2। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए देखो क्या चीज मान के चल रहा हूं, ये जो जितने भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है। मान लो म्यू इज सेम फॉर ऑल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, म्यू सेम है, कोई पर्टिकुलर मैंने रफ इंक्लाइंड चूज कर लिया। ठीक है, रफ इंक्लाइंड वही है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का सेम है। ठीक है, रफनेस मतलब सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की सेम है, और मैंने कोई पर्टिकुलर रफ इंक्लाइन चूज कर लिया, और सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की जो रफनेस है वो सेम है, मतलब म्यू इज सेम फॉर ऑल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखो सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स प्योर रोलिंग करें, उसकी कंडीशन क्या आएगी। देखो अगर मैं इंडिविजुअल पे जाऊं, केवल इंडिविजुअल पे, रिंग या होलो सिलेंडर के लिए म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan θ/2, होलो स्फीयर के लिए केवल इंडिविजुअल पे जाऊं थोड़ी देर के लिए, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/5 tan थीटा। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan θ/3। सॉलिड स्फीयर के लिए म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan थीटा। ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए ये प्योर रोलिंग की कंडीशंस हैं, इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। और मैं अब ऐसा मान के चल रहा हूं, कोई पर्टिकुलर रफ इंक्लाइन चूज कर लिया, और मान लो सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की रफनेस सेम है, मतलब म्यू इज सेम फॉर ऑल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। और अगर सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को प्योर रोलिंग करनी है तो सीधी सी बात है, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो देखो tan θ/2, 2/5 tan थीटा, tan θ/3, 2/7 tan थीटा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, tan θ/2। तो अगर म्यू इज सेम फॉर ऑल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, और मैंने कोई पर्टिकुलर रफ इंक्लाइन चूज कर लिया, और सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की रफनेस सेम है, और सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को प्योर रोलिंग भी करनी है, तो इसका मतलब तो कंडीशन क्या आएगी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan θ/2। ठीक है, मतलब जो इनमें मैक्सिमम है ना, जो वैल्यू tan θ/2, 2/5 tan थीटा, tan θ/3, 2/7 tan थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, tan θ/2। अगर म्यू tan θ/2 के बराबर या उससे ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली 2/5 tan थीटा के से तो ज्यादा ही होगा, tan θ/3 से भी ज्यादा ही होगा, 2/7 tan थीटा से भी ज्यादा ही होगा, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन मैंने ऐसा कर रखा है कि सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है और वो म्यू है, और सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को प्योर रोलिंग भी करनी है, तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगी, वो जो म्यू है ना, जो कि सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, वो tan θ/2 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये तो फुलफिल हो ही गई, तो ये तीनों भी फुलफिल हो जाएंगे।
क्योंकि म्यू टेन थीटा बाई 2 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 2/5 टेन थीटा से तो ज्यादा ही होगा, टेन थीटा बाई 3 से भी ज्यादा हो गया, 2/7 टेन थीटा से भी ज्यादा होगा। तो अगर सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए म्यू सेम है और सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को प्योर रोलिंग करनी है इस पर्टिकुलर रफ इंक्लाइंड पे, तो वो सेम वैल्यू ऑफ म्यू टेन थीटा बाई 2 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग ऑफ ऑल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस रफ इंक्लाइंड। इंडिविजुअल सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए प्योर रोलिंग की कंडीशंस ये हैं, रिंग होलो सिलेंडर के लिए ये है, होलोस्फेयर के लिए ये है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए ये है, सॉलिड स्फेयर के लिए ये है। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना था, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब प्योर रोलिंग नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए म्यू सेम होगा, लेकिन वो 2/7 टेन थीटा, मतलब जो इनमें मिनिमम वैल्यू है इन चारों में 2/7 टेन थीटा, इससे भी कम होगा, इससे कम होगा। सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए म्यू सेम होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और वो म्यू 2/7 टेन थीटा से कम होगा। तो ऑब्वियसली सारे के सारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स स्लीपिंग करेंगे, मतलब प्योर रोलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन चारों में मिनिमम कौन है 2/7 टेन थीटा। अगर म्यू 2/7 टेन थीटा से अगर कम हुआ तो सीधी सी बात है टेन थीटा बाई 3 से तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, 2/5 टेन थीटा से भी कम हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 से भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर इंक्लाइंड चूज करेंगे, रफ इंक्लाइंड, और सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम लूंगा म्यू, और मैं ऐसा चाहूंगा कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स प्योर रोलिंग ना करे। उसके लिए कंडीशन क्या आएगी, म्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस। एक्चुअली म्यू मस्ट बी लेस देन मिनिमम ऑफ दीज, और इन चारों में मिनिमम कौन है 2/7 टेन थीटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कोई पर्टिकुलर इंक्लाइन लेंगे और सभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम लेंगे, और कोई किसी की भी प्योर रोलिंग नहीं करवाएंगे, हर सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्लीपिंग करेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए कंडीशन क्या आएगी, म्यू मस्ट बी लेस देन 2/7 टेन थीटा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।